आज हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन डायनेस्टी का दूसरा राजा। हालांकि हम लोग ने पिछले वीडियो में मौर्यन डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में देखे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में जाकर संलेखना विधि द्वारा जान दे देता है, मैंने उसके लिए प्राणों का त्याग कर देता है, तो उसका बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता। हालांकि बिंदुसार का जन्म 340 बीसी में पाटलिपुत्र नामक जगह पर होता है, जो कि बिहार में है। इस पाटलिपुत्र को आज के टाइम में पटना के नाम से जाना जाता है। पटना इसे नाम शेरशाह सूरी ने दे दिया था। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जब बिंदुसार राजगद्दी पर 297 बीसी में बैठता, हालांकि उसका जन्म 340 बीसी में हुआ रहा था, लेकिन बड़े होने के बाद 297 बीसी में वो राजगद्दी पर बैठता है और 273 बीसी तक वो चलाता है इस राज्य को। 273 बीसी मर जाता, 272 बीसी तक ही इसका राजारोहण था, राजगद्दी पर बैठा था। तो जब बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा तो इस मौर्यन डायनेस्टी को चाणक्य के नीतियों द्वारा ही चलाया जाता था। चाणक्य ही इसके महामंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, सबसे बड़े मंत्री वो होते थे, क्योंकि उन्होंने ही इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। हालांकि राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन जब बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है तो उसने अपना महामंत्री आमात्य, अपना महामंत्री को ही आमात्य कहा जाता है मौर्यन डायनेस्टी में। तो आमात्य को बैठा था। यह आमात्य चाणक्य से बहुत ही खुन्नस में रहते थे, बहुत ही चाणक्य को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते था कि मौर्यन डायनेस्टी अब चाणक्य के नियम से नहीं, आमात्य के नियम, मेरे नियम द्वारा चलाया जा सके। इस वजह से आमात्य के कहने पर बिंदुसार और आमात्य मिलकर चाणक्य को ऐसा कहा जाता है कि मार दिए। हालांकि इससे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि आमात्य नहीं, क्योंकि एक इतिहास का एक पहलू यह भी कहता है कि चाणक्य जब राज्य में राजनीति को समझ लिए, उनके प्रति हो रहे छल को समझ लेते हैं, कूटनीति समझ लेते हैं, तो वो इसका त्याग करके और जैन धर्म को अपनाकर सब कुछ त्याग कर देते हैं और एक पहाड़ी पे जाकर आप संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। जब चाणक्य का देहांत हो जाता है तो बिंदुसार आमात्य के कहे अनुसार ही राजगद्दी पर बैठकर इस राज्य को चलाने लगता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है, और उसकी माता दुर्धरा थी, जो धनानंद की पुत्री थी, जो मगध का राजा रहा था। इसके बाद जब आमात्य कहने पर यह राजगद्दी पर बैठता है और राज्य को चलाता है, इसे कई नाम मिलते हैं, जैसे अमित्रघात, शीसेन, जैन धर्म वालों ने इसे शीसेन कहा है, और अजातशत्रु, जिससे कोई शत्रु ना हो, जिसका अर्थ होता है। तो इस तरह से इसे कई नाम मिले। इसके अलावा जब वह राज करता था तो उसके राज्य में सीरिया का राजा जो होता है, उसका एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत डैमेक्स इसके सभा में आता है, जो कि मेगास्थनी, जो मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य था, जो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को देखने के लिए कि किस तरह से रह रही, उसने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था ग्रीस से। उसी का प्रिंस माने उत्तराधिकारी, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेक्स होता है, जो एथेनियस होता है, जो ग्रीक में है, वहां से यहाँ आता है और वह सीरिया का राजा का राजदूत होता है। जब वो यहाँ आता है तो वो जब यहाँ आता है तो अजातशत्रु का है या बिंदुसार उससे पूछता है कि तुम्हारे देश में कौन कौन सी चीजें काफी फेमस है, तो वो अपने देश की कुछ फेमस चीजों के नाम बताता है, जिसमें फिग, स्वीट वाइन यानी कि मीठी शराब, और दार्शनिकों का जिक्र करता है, जिससे बिंदुसार उन दार्शनिकों को, मीठी शराब को और फिग को मंगवाता है। इन सब में वहां का राजा, सीरिया का राजा फिग और स्वीट्स को भेज देता है, लेकिन वो दार्शनिकों को नहीं भेजता है, स्कॉलर्स नहीं भेजता है। इसके पीछे वह तर्क देता है कि विद्वान बेचने की चीजें नहीं होते हैं,
जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि जो बिंदुसार था उसका मैत्री सीरिया से भी काफ़ी अच्छा था। वह व्यापार को देश विदेश में भी क्या करता था। इसके साथ साथ वह आजीविक संप्रदाय को फॉलो करता था, जो कि जैन संप्रदाय होती है। यह इसके कई बेटे होते थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से हम देखें तो कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 बेटे थे, जिसमें एक अशोक भी था। इसके कुछ इसके नहीं, कुछ बौद्ध अभिलेखों के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि इसका बेटा सुसीम जो कि बड़ा बेटा होता है और इसका अशोक छोटा बेटा होता है। इसके साथ साथ ही अशोक अवंती का गवर्नर होता है। जब बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी को रन कर रहा होता है तो अवंती का राजा या एक तरह से गवर्नर कहें तो उसे अशोक संभाले हुए था। इसका तिष्य भी एक बेटा था, तिष्य भी एक बेटा था। तो एक बार की बात है कि तक्षशिला में रिवोल्ट हो जाता है। तक्षशिला जहाँ के चाणक्य के गुरु थे और पढ़ाई भी किए थे एक जमाने में, वहाँ के गुरु भी रहे। तो तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तो बिंदुसार अपने बड़े बेटों, अपना बड़ा बेटा सुसीम को इस विद्रोह को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए करता है। हालांकि सुसीम इसे खत्म करने के लिए, रोकने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है किसी कारणवश। तब बिंदुसार ने अपने अशोक जो कि अवंती का गवर्नर था, इसे तक्षशिला के विद्रोह को रोकने की सलाह देता है। जब अशोक यहाँ से निकलता है तो वो कई लाख की सेना ले जाता है और वहाँ पे ले जाकर तक्षशिला में बहुत भीषण मार काट कर देता है। यह मार काट इतनी भयावह होती है जिसमें बच्चे, स्त्री, बूढ़े सभी को मार देता है। अशोक नेचुरली क्रूर व्यक्ति था। इसके बाद इतनी बर्बर हत्या की गई कि आसपास के राज्य उससे डरने लगे। अशोक के नाम से ही डर जाते थे। अशोक ने इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक रोक दिया। जब वह रोक देता है तो इसके बाद जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, राजा वही बन जाता है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि बिंदुसार बौद्ध धर्म, शुरू में वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बाद में वो जैन धर्म को अपना लेता है। और वह बौद्ध धर्म को, शुरू में बिंदुसार बौद्ध धर्म को मानता है और बाद में जैन धर्म को अपना लेता है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि उसकी मृत्यु 273 बीसी में हो जाती है। इसके बाद अशोक, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों की माने तो अशोक अपने 99 भाई को मार कर राजा बना था। इसलिए हम लोग अशोक के बारे में समझते हैं। अशोक का जन्म 340 बीसी में हो गया था बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से 340 बीसी में इसका जन्म हो गया था और यह अपने 99 भाइयों को मार कर राजा बना था, जैसा कि हम लोगों ने समझा। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जब वो गद्दी को, अपने ताज को पहनता है, वह टाइम 259 माने कि 269 बीसी रहती है। 269 बीसी में वह राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन सत्ता को 272 बीसी से अपने हाथ में ले लेता है, रन करने लगता है और 232 बीसी तक इसे चलाता है। इसके बाद यह सारा राजपाट त्याग देता है और बौद्ध धर्म को पूरी तरह अपना लेता है। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जब यह गद्दी पर बैठता है और इसकी माँ को, इसका माँ सुभद्रांगी तो इसकी माँ का नाम सुभद्रांगी था और इसका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा थी।
अशोक राजगद्दी पर जब ताज को संभालता है तो उसके 8वें वर्ष पर वो कलिंग, वह हालांकि कई युद्ध लड़ता है लेकिन वो बहुत बर्बरता नहीं होती है, वो कलिंग पर हमला कर देता है। हालांकि उसके सैनिकों ने यह संदेश दिया कलिंग हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहा है। अशोक के इससे खतरा महसूस हुआ, जिससे उसे लगा कि कलिंग हम पे हमला करना चाहता है, इसलिए उसने अपने सेना नायक को कलिंग पर हमला करने के लिए कह देता है और 261 बीसी में वह कलिंग पर हमला कर देता है। जब वो कलिंग पर हमला करता है इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, इसमें बच्चे बूढ़े स्त्रियां सब कुछ रहती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है, बहुत लूटपाट होती है। इस बर्बरता को देखकर अशोक काफी द्रविड़ हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और इस हृदय परिवर्तन की वजह से उस उपगुप्त के कहने पर, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, एक बहुत बड़े गुरु होते हैं इसके टाइम में, इसके कहने पर वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है और अपने सारे शस्त्रों को त्याग कर देता है और त्याग करके अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेज देता है और स्वयं चाइना चला जाता है और ये दोनों जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। आज भी हम देख सकते हैं चाइना बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानता है, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जब यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है और हृदय परिवर्तन होता है। हालांकि अशोक मौर्य डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अशोक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, हालांकि बहुत क्रूर था बाद में, लेकिन उसने अपने नाम को अमर कर लिया और अपने हृदय परिवर्तन करके अपने जीवन में सुधार लाया। हालांकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, हम समझ सकते हैं, एक दूसरे की गलती से सीखने वाले होते हैं, एक खुद की गलती से सीखने वाले होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अशोक अपनी गलती से सीखने वाला व्यक्ति है। हालांकि वह चाहता तो पहली बर्बरता से ही सीख जाता जो कि उसने तक्षशिला में किया था। यह बहुत ही निर्दयपूर्ण जीवन है। तो उसने कई इंस्क्रिप्शन लिख पाए, हालांकि सारे इंस्क्रिप्शन करीब करीब प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा उसने 4 लिपियों में इंस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें ब्राह्मी लिपि जो इंडिया में मिली है, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन जो पाकिस्तान में मिली है, ये पाकिस्तान में मिले जिसको राइट से लेफ्ट उर्दू की तरह लिखा जाता है। अरमाइक लिपि जो अफगानिस्तान में मिली है और ग्रीक लिपि जो नॉर्थ साइड में, अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड पर देखने को मिली है। ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें इन भाषाओं में इसने अपने राज्य के बारे में, युद्ध नहीं करने की नीतियाँ और कई अच्छी बातें लिखवाई हैं। जियो और जीने दो का संदेश भी दिया। इसके बाद हम लोग समझते हैं इन लिपियों को, इसके इंस्क्रिप्शन को, मैंने कि जो अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए उस इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा और उसने समझाया कि उस इंस्क्रिप्शन में कई तरह की बातें लिखी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए इंसान को। टोटल अब तक 14 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हालांकि 14 इंस्क्रिप्शन ही है। इसे हम लोग समझते हैं, जैसे 14 इंस्क्रिप्शन में हम लोग समझेंगे कि बाबरू एक इंस्क्रिप्शन है जो है उसका एक इंस्क्रिप्शन राजस्थान में मिला। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं कि जो उसने 14 इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उसमें कई अच्छी बातें लिखी थी। इसमें अहिंसा नहीं करना, पशु बलि नहीं करना, भले हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म, कभी मारकाट नहीं करने की सलाह देता। उसने पशु चिकित्सा, दूसरे इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं उसमें पशु चिकित्सा की बात कही गई है। इसके अलावा जब तीसरे इंस्क्रिप्शन मिले उसमें राजू, युक्त, प्रदेशक जो कि धर्म प्रचार करने के लिए इसमें कहा गया है। यह तीनों मिले, 3 लोग मिले जिसमें धर्म प्रचार की बात कही गई है कि अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का, यानी कि जिसको वो धर्म अपना लिया था बौद्ध धर्म, उसकी प्रचार की जाए। इसके साथ उसने चौथे इंस्क्रिप्शन में यह लिखा है कि युद्ध को छोड़कर धम्म, यानी कि भैरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया गया।
यानी कि धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। फिर 5वें इंस्क्रिप्शन में उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो धार्मिक जीवन का देखरेख करते हैं। धार्मिक जीवन का मतलब उनके सुविधा के लिए चीजें काम करना। इसके बाद जब अशोक ऐसा नहीं कि राजपाट त्याग देता है तो कुछ नहीं, उसने बहुत सारी सड़कें, सराय, जैसे कि घर, यात्रियों को ठहरने के लिए जगह जो होती हैं, इस तरह कई चीज़ें उसने बनाई। कुएं, नल, नदियाँ, नहरें, कई तरह की नदियाँ नहीं, नहरें आदि बनवाए हैं। इसके अलावा उसने अपने 5वें छठे इंस्क्रिप्शन में उसने कहा है कि मेरे अधिकारी जब चाहे मुझसे धर्म के मामले में मिल सकते हैं। धर्म के मामले में मिल सकते हैं। ऐसा उसने अपने छठे इंस्क्रिप्शन में कहा। 7वें इंस्क्रिप्शन में उसने कहा है, लिखवाया कि सभी धर्मों को आपस में समन्वय से मिलकर रहना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे। हालांकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि उसने किसी और धर्म को दबाया, ऐसा नहीं था। वो सभी धर्मों को मानता था और उसका व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म था। इसलिए उसने कभी व्यक्तिगत धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया। उसके बाद धम्म यात्रा की चर्चा, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जब वह धम्म यात्रा की चर्चा की, यानी कि आदमी को धर्म चलाना चाहिए। इसका एक अभी राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक के 9वें में, यानी गया में इंस्क्रिप्शन मिले, लुम्बिनी में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें धर्म की चर्चा की गई है। इसी धर्म के चर्चा के अंतर्गत एक बात कही कि जियो और जीने दो। गौतम बुद्ध ने भी ऐसा कहा है कि जियो और जीने दो, यानी कि आदमी स्वयं भी अच्छे से जिए और दूसरे को तंग भी ना करे, इस तरह की। इसके बाद नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन में उसने लिखवाया कि सच्ची भेंट होनी चाहिए और साथ में इंसानों में शिष्टाचार होना ही चाहिए। इससे युद्ध नहीं होते हैं। इससे बड़ों का आदर, माता पिता का आदर, गुरु का आदर, धर्म गुरुओं का आदर करना सिखाया। इसने अपने अगले इंस्क्रिप्शन में राज्य और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे या हित की बात ही करेंगे, या हित में जो भी सुविधाजनक बात हो ऐसा करेंगे। इसने ऐसा लिखवाया, चाहे राज्य कोई भी हो, चाहे राजा कोई भी हो। इसने अपने नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन में धर्म की व्याख्या की है कि धर्म क्या है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन में समझ सकते हैं कि इसने स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए कई बातें कही हैं। हालांकि हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब मौर्यन डायनेस्टी में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी ही थी। स्त्रियां भी कई राजपाट के कार्यों में भाग लेती थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी हेलेना की बात को सुनकर, मानकर कई चीजों पर निर्णय लेता था। इसने अपने 13वें इंस्क्रिप्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह VVI हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, कलिंग युद्ध की चर्चा की है। इसने अपने 13वें इंस्क्रिप्शन में कलिंग युद्ध की चर्चा की, उसकी बर्बरता को बताया है। लाखों लोग मारे गए, इस युद्ध से कोई लाभ नहीं, इस युद्ध से नहीं, किसी भी युद्ध से कोई लाभ नहीं है, इस तरह के बातों को लिखवाया। अशोक ने धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा अपने 14वें इंस्क्रिप्शन में दिया। यह दोनों इंस्क्रिप्शन काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि सारे इंस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के उसने कई तरह के इंस्क्रिप्शन लिखवाए, मेनली 14 हैं, जिसमें समझते हैं। इसके टाइम में इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफी बहुत अच्छा था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था। उसमें मंत्री होते थे, सलाहकार होते थे, महामंत्री होते थे, सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, इस तरह के होते थे। इसके अलावा भी इनका मेन चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष, कई तरह, मेनली 9 अध्यक्ष हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह का अध्यक्ष हैं। आइए हम कुछ अध्यक्षों पर जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कई तरह के टैक्स को कलेक्ट करता था, राज्यों से टैक्स। हालांकि बाद में धार्मिक चीजों पर भी टैक्स लगने लगे, लेकिन शुरू में सिर्फ जमीनों पर, इनकम पर ही टैक्स लगा करता था। इसके बाद आता है पौताध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष मेजरमेंट, माप तौल वाली चीजों को कंट्रोल करता था। माप तौल का मतलब किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए जो भी चीजें होती है, तौलने के लिए जो चीजें होती हैं, इससे कंट्रोल की कितना मेजरमेंट होना चाहिए। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक मेजरमेंट में, जैसे गज, एक गज में, एक
किलोमीटर 1 किलोमीटर कहते हैं केजी में। इस तरह की कई चीज़ें की मेजरमेंट होती थी, सब्जियों के, सोने के तौल वाल, सामानों का क्रम विनिमय जो होता था, इसमें मेजरमेंट का सारा कंट्रोल पौधाध्यक्ष के पास होता था। सूत्राध्यक्ष गारमेंट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता था, जो कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार करते थे। इसके अलावा सुनाध्यक्ष चमड़े को और बूचर कसाई खाने को, हालांकि कसाई खाने का सेंस ये जो जानवर मर जाते थे, हालांकि गौ हत्या इस टाइम में नहीं होती थी, इतनी तो एकदम नहीं होती थी। इसके अलावा कई चीज़ों के स्किन बेचे जाते थे इस टाइम में भी। तो उन जानवरों के चमड़ों का जो व्यापार होता था, इसका जो लेन देन होता था, देख रेख करता था इस डायनेस्टी के अंतर्गत, वो सुनाध्यक्ष किया करता था। इसके बाद होता है लक्षणाध्यक्ष। यह टकसाल यानी कि मनी या कह लिए कि वित्त जो मंत्री होते हैं उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। अश्वाध्यक्ष घोड़े को कंट्रोल करता था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी में 6000 से अधिक घोड़े होते थे। इसमें हम आगे जिक्र करेंगे, 6000 से 10,000 घोड़े होते थे। उनकी देख रेख, क्या कमी हुई, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन से घोड़े चाहिए, क्या कोई घोड़ा बीमार है, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने वाले को अश्वाध्यक्ष कहते थे। हालांकि ये सब कंट्रोल तो एक देख रेख करने वाला मेन यानी या कह सकते हैं मैनेजर हुआ करते थे। फिर हस्त्याध्यक्ष होता है जो हस्त्याध्यक्ष हाथियों का देख रेख करता है, जैसे घोड़े का करता था। फिर अकाराध्यक्ष, यह माइनिंग जो खान मिनिस्टर होता है। फिर सीताध्यक्ष जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहा जाता था। इस टाइम में इस तरह के कई अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने क्या चेयरमैन समझ लेते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आज भी देश में इस नियमों को हम लोग अपना के चल रहे हैं, बस नाम अलग होती है। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है, वित्त मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह के विदेश मंत्री, इस तरह के मिनिस्टर्स इस टाइम में ही हुआ करते हैं। हम लोग बहुत सारे आज हमारे संविधान में अशोक से ली गई चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि यूरोपियन यानी कि यूनानी जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्यन डायनेस्टी में 6 लाख आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। इसके अलावा 30,000 के का मतलब जैसा कि हम लोग 1000 समझते हैं आजकल हम लोग समझ सकते हैं, तो 30,000 घोड़े की आर्मी थी। मतलब कि 6 लाख तो पैदल आर्मी थी, घोड़े की आर्मी जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध करती थी वो 30,000 के आसपास थी। इसके अलावा 9,000 हाथी सवार आर्मी थी और 8,000 रथ पर बैठ कर युद्ध करने वाले जो तीर कमान चलाने वाले लोग होते हैं, रथ की आर्मी थी। यह हमारे यूनानी हिस्टोरिकलों का कहना है। इसके अलावा युद्ध करने की कुछ नीतियां जो चाणक्य द्वारा बनाई गई थी, इसको हमेशा से माना गया है। जैसे कि प्रकाश युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें 2 सेनाएं आपस में आमने सामने होकर लड़ती हैं। इसके बाद होता है कूट युद्ध कहने का तात्पर्य यह है ऐसा युद्ध जिसको चालाकी से या छलबाजी से युद्ध किया जाए। जब सेना बड़ी हो, माने कि प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली हो, तो इस सेंस में हम लोग तरीके दिमाग से युद्ध करते हैं। इसे हम लोग छल युद्ध या शीत युद्ध कर रहे हैं, कूट युद्ध के नाम से जाते हैं। उसके बाद आता है तुषड़ी युद्ध, इसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध कुछ इस तरह का होता है कि जिस राज्य में को जीतना हो या उस राज्य से लड़ाई करना हो, उसके जनता का उस राज्य की जनता में ही उस राजा के प्रति विद्रोह को फैला देना होता है। इस तरह से विद्रोह को फैलाने से जनता राजा के खिलाफ ऑटोमेटिक युद्ध छेड़ देगी और इस तरह से वह राज्य हार जाएगा। जब राज्य कमजोर हो जाएगा तो उसे आसानी से युद्ध करके जीता जाता। इसमें ज्यादातर इस युद्ध को अपनाया जाता था। आमने सामने के प्रकाश युद्ध की स्थिति बहुत गंभीर होती है, जैसे हम लोग कलिंग को देख सकते हैं, जैसे तो तक्षशिला का विद्रोह देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट पर हम लोग विचार कर लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी में जो घर होते थे मोस्टली लकड़ियों के बने होते थे। इसके अलावा पत्थर के कुशल कारीगर हुआ करते थे उस टाइम में, और गुप्ता डायनेस्टी में जैसे कि सोने के कुशल कारीगर होते थे, उसी तरह इसमें पत्थर के हम लोग देख सकते हैं। यूपी के सारनाथ में हालांकि अशोक ने जो सांची का स्तूप बनवाया है, काफी पत्थर का बना हुआ था,
पत्थर का बना हुआ है, जो काफ़ी बहुत भारत का सबसे बड़ा सांची स्तूप है। अशोक स्तंभ बनवाया है, जिसमें 4 से, जैसे कि हम अपने नोटों में देख सकते हैं, भारत का एम्बलम भी है, और जैसा कि परमवीर चक्र दिया जाता है उसमें भी 4 शेर दर्शाए गए हैं। हालांकि यह चीज़ें अशोक के नीति से ही ली गई है। इस तरह से अशोक का जीवन काल और उसकी युद्ध नीतियों को हम लोग समझ लिए। इसके बाद कई राजा हैं, लेकिन यह राजा उतने अच्छे से मौर्यन डायनेस्टी का विकास नहीं कर पाए, और इस तरह से यह डायनेस्टी भी समाप्त हो जाती है।